हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग 12th का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और 12th का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आगे आने वाले हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इसका यूज रहेगा, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह में भी यूज आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से सीखें और आगे के चैप्टर्स को ईजी बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों का दो टर्म है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। या उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो चार्जेस रेस्ट पर हैं। सबसे पहले तो बात है कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। जैसे ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिफिनीशन है, बस इट डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में जो पढ़ते हैं चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज बेसिकली है क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। अब चार्ज का एसआई यूनिट हम लोगों का कूलम, और सिंबल इसका सी। स्मॉलर यूनिट्स हैं माइक्रो कूलम, नैनो कूलम एंड पिको कूलम। ये हम लोगों के स्मॉलर यूनिट्स। एक माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम, नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, और ये पिको कूलम होता है 10⁻12 कूलम। और दो तरह के चार्जेस होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग -e लिखते हैं और प्रोटॉन का चार्ज +e। टी का जो वैल्यू हम लोगों का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब चार्ज इतना निगेटिव चार्ज हम लोगों का इलेक्ट्रॉन पर है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर रहता है। और ई को बोलते हैं हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अभी बात करते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए टोटल चार्ज हम लोगों का है 0। अब इसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल देते हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू ज़्यादा रहेगा और नेगेटिव कम हो गया। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो बॉडी पे के चार्ज, और बॉडी पे जो चार्ज हो गया वो कैसा, पॉजिटिव चार्ज। जो कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देने पर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो ये बॉडी कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इस केस में हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे थे। अगर इस न्यूट्रल बॉडी का मास m है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं और न्यूट्रल बॉडी का मास m था, और कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उतने इलेक्ट्रॉन का मास तो यहाँ से कम हो गया। दैट मीन्स कि किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने पर उसका मास थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये m डैश चार्ज होने के बाद मास का वैल्यू m डैश अगर लिखें तो दिस m डैश इज लेस देन m। भाई बहुत थोड़ा सा ही कम है लेकिन है कम। न्यूट्रल कंडीशन में अगर ये बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रॉन और कुछ दे देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन और दे दिया गया, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन और दे दिया गया है, इसका मतलब इस पे हम लोगों का इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, और एक्सेस में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पे टोटल ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो पूरे बॉडी पर हम लोगों का कहेंगे नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जो भी होने पर मास इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे और आ जा रहे हैं, तो न्यूट्रल कंडीशन से इसका मास थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज होने पर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, और नेगेटिवली चार्ज होने पर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है मास। अब यहाँ पर चार्ज का वैल्यू, इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रिमूव किए थे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर हम लोगों का +e चार्ज बढ़ गया होगा। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी +e बढ़ गया चार्ज। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला चार्ज हम लोगों का रह गया, यानी कि 2e हो गया। तो इस तरह से n इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालते हैं तो उस केस में इस बॉडी पे जो चार्ज होगा Q = +n × e। और इस बॉडी पर हम लोगों का जो चार्ज होगा Q = इस पे n इलेक्ट्रॉन्स अगर दे रहे हैं तो इट इज -n × e। अब इसमें से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पे अगर देते हैं या इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम लोग 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते,
या 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, या 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। जब भी निकलेगा ये हमेशा इंटीजर में ही निकलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है, दिस इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही एग्जिस्ट करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव, लेकिन ये हमेशा ई का इंटीग्रल वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगा। अब आता है कि जो चार्ज है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो ई का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दिस इज क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्योंकि वहां पर या तो इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज हो रहा था या तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से चार्ज हो रहा था। और इलेक्ट्रॉन जब भी हम लोगों का इधर से उधर ट्रांसफर, किसी भी बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। इसीलिए किसी भी बॉडी पे चार्ज या तो प्लस या तो माइनस एन इंटू ई, वेयर एन इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और दूसरा हम लोगों का है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर मान लेते हैं ये सिस्टम है कोई, इसके अलावा और कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इधर, या इसका इस सिस्टम का किसी और सिस्टम से लेना देना अगर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें टोटल चार्ज इस सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इधर से उधर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी थे, तो बेसिकली प्रोटॉन हम लोगों का किसी भी बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें हम लोगों का न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, इसलिए उसको ट्रांसफर करना मुश्किल है। और इलेक्ट्रॉन हम लोगों का न्यूक्लियस से बाहर होता है, इसलिए उसका इधर से उधर ट्रांसफर आसानी से हो जा रहा है। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते या इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए ना तो हम किसी चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। अगर इस सिस्टम में बहुत सारे बॉडीज हैं तो इसमें से इसमें जा सकता है, इसमें से इसमें जा सकता है, लेकिन इस बॉडी का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो इसमें पॉजिटिव, इसमें उतना नेगेटिव चार्ज हो गया। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों का 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस ई चार्ज इस पे -10 ही हो गया। और इसमें से इधर कुछ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। भाई 6 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो आए थे इसमें से 6 इधर आ गए, तो इस पे -6 ही चार्ज हो गया। और इस पे जो फाइनली बच गया वो कितना, -4 ही। दैट मीन्स कि अभी भी टोटल सिस्टम का चार्ज क्या है, कांस्टेंट ही है, जो कि 0 है। +10 ही, -4 ही, -6 ही। लेकिन फाइनली में हम लोगों का ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज और ये भी निगेटिवली चार्ज। इनिशियली दोनों सभी हम लोगों के न्यूट्रल थे। तो किसी भी चार्ज को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा टोटल कंजर्व रहता है। नेक्स्ट वन इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि पॉजिटिव +10e और -4e, ये अगर मिल जाए तो कितना हो गया, +6e लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इस चार्ज को हम लोग एलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं, और ये एलजेब्रा की तरह से ऐड हो पा रहा है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर। इसी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं हम लोग। तो एडिटिव नेचर और एडिटिविटी ऑफ चार्ज, -2 और +18 या -18, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो इट इज -20e। नेक्स्ट वन इज इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। इनवेरिएंट नेचर का मतलब क्या है कि चार्ज अगर रेस्ट पर हो या मूव करता हो, जैसे इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ये रेस्ट पर है अगर, तब इसका चार्ज -e है, इसका चार्ज -e। और अगर ये मूव करने लगे तब भी इसका चार्ज -e ही होगा।
यानी कि इसका स्टेट रेस्ट हो या मोशन हो, इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो, इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है या मोशन में है, तो ये हम लोग जानते हैं सब रिलेटिव होता है रेस्ट और मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर भी रह सकता है और मूव भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, रेस्ट पर है या मूव कर रहा है। नेक्स्ट वन इज अट्रैक्शन और रिपल्सन। भाई लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन जो होता है वो अनलाइक चार्जेस के बीच में दोनों एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अगर लाइक चार्जेस हैं या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे से अवे करना चाहेंगे, तो इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्सन। तो ये मेन प्रॉपर्टीज हम लोगों की। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। और अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट हो रहा होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो ये आगे हम लोग का चार्ज का प्रॉपर्टीज में और ऐड होता जाएगा ये सब चीज। नाउ कम टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मेथड हम लोगों का क्या क्या होता है। भाई सबसे पहला हम लोगों का चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट जब रब करते हैं तो उसमें रबिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो जिसमें से निकल के जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस पर पहुंचेंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं हम लोग, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज और ये सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज पाया गया है। इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन किसमें से निकल के गए, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ में चले गए हैं। इसलिए ग्लास रॉड हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज और ये सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज। अगर इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इस पे प्लस Ne चार्ज हो गया होगा और इस पे माइनस Ne चार्ज हो गया। दैट मीन्स कि इस मेथड में दोनों बॉडीज पे जो चार्ज है हमेशा इक्वल और अपोजिट पेयर होता है। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अनदर एग्जांपल इज वुलन क्लॉथ को अगर प्लास्टिक रॉड से रब किया गया तो ये पाया गया है कि वुलन क्लॉथ पे हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज और प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरह से एबोनाइट रॉड को हम लोग कैट स्किन से रब करते हैं तो उसमें कैट स्किन हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज और एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज। इस मेथड में रबिंग की वजह से जो चार्ज जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इसमें हम लोग किसी भी तरह का दो बॉडी ले सकते हैं। हम लोग जनरली हम लोगों का इंसुलेटिंग बॉडीज को चार्ज करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग किसी प्लास्टिक कॉम को अगर ड्राई हेयर में रब करते हैं तो उसमें हम लोगों का कॉम भी चार्ज हो जाता है और हेयर भी चार्ज हो जाता है। या कभी कभी हम लोग सर्दी के दिनों में जब हम लोग स्वेटर वगैरह या जैकेट पहनते हैं और निकालते हैं तो रबिंग की वजह से वो चार्ज होता है और जिसमें हम लोगों का आवाज़ें आती हैं, चिटकने की आवाज़ आती है, वो भी बिकॉज ऑफ चार्जिंग। वो चार्जिंग की वजह से ही हम लोगों का वो चिटकने की आवाज़ आती है। तो ये सब हम लोगों का चार्जिंग रबिंग की वजह से। ये सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड हम लोगों का हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज कंडक्शन नॉट इंडक्शन। ये मेथड जो हम लोग देख रहे हैं ये चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा है कि एक हम लोगों का चार्ज कंडक्टर होगा, दूसरा अनचार्ज कंडक्टर। तो जब हम लोगों का चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो ये अनचार्ज कंडक्टर भी हम लोगों का चार्ज हो जाता है फाइनली। तो इन दोनों को कांटेक्ट में रखने के बाद कुछ देर के बाद फिर सेपरेट कर दिए तो ये अनचार्ज कंडक्टर पर भी फाइनली चार्ज हम लोगों का अपीयर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये चार्जिंग बाय कंडक्शन में हुआ क्या कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सॉरी ये अनचार्ज। तो इसमें हम लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, उतना ही यहाँ पर प्रोटॉन भी है, इसलिए न्यूट्रल है। अभी इसमें हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों को कांटेक्ट में जैसे ही रखेंगे तो उस केस में हम लोगों का ये
इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। ये रास्ता बन गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम लोग का यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल के आने लगते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है। और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा और इस पर धीरे धीरे कम होने लगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों पर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ये पोटेंशियल क्या है हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर तब तक ट्रांसफर होगा, यानी कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा कि जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। और जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तब यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाता है। तो फाइनली हम लोग का ये सोर्स चार्ज कहलाएगा, जिसपे चार्ज पहले के कंपैरिजन में कम हो गया और ये अनचार्ज बॉडी पे पहले से चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कि अनचार्ज बॉडी पर भी हम लोगों का इसी नेचर का चार्ज अपीयर हुआ, जो नेचर सोर्स चार्ज था उसी नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी पर भी अपीयर हो गया। इसमें हम लोगों का कोई सोर्स वगैरह नहीं था, सीधे दोनों को रब किए थे, उस केस में दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज। इस पे हम लोगों का कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पे इक्वल ही चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये टोटल चार्ज Q है और ये 0 था, अब यहां पर हम लोगों का कहेंगे कि ये टोटल पॉजिटिव चार्ज और ये इसका टोटल चार्ज 0, तो अब ये पूरा एक सिस्टम अगर मानते हैं तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज Q हो गया। अब इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो फिर से हम लोगों का वही सिस्टम हुआ, यहां से चार्ज निकल करके यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, या यूं कहें कि इसी का कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। तो इसमें से अगर हम लोगों का कुछ चला गया तो इसका Q माइनस Q और इस पे हम लोगों का Q चार्ज हो गया, Q माइनस Q एंड Q। तो फाइनली हम लोगों का ये चार्ज Q माइनस Q हो गया और ये चार्ज Q हो गया। तो अब ये Q माइनस Q और Q ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही होगा, डिपेंड करेगा कि इन दोनों का साइज क्या है। अब अगर साइज दोनों का इक्वल रहता है, यानी कि दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर्स अगर हैं, तब ये हम लोगों का Q और माइनस Q बराबर होगा फॉर आइडेंटिकल कंडक्टर्स। ये भी इस तरह का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आएगा कि दो कंडक्टर को कांटेक्ट में रखते हैं तो उस केस में स्फेरिकल कंडक्टर्स, फॉर आइडेंटिकल कंडक्टर्स दिस कैपिटल Q माइनस Q एंड दिस इज Q, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब उस केस में स्मॉल q का वैल्यू कितना आ गया, कैपिटल Q/2, यानी Q/2 इस पर भी और Q/2 इस पर भी, तो दोनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा ये टोटल चार्ज। अब इसी में मान लेते हैं कि अगर ये बॉडी भी हम लोगों का Q1 चार्ज है, दिस इज प्लस Q1, अब ये नेगेटिवली चार्ज है, ये माइनस Q2 चार्ज है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज। इसमें Q1 का वैल्यू अगर हम लोग बोल दें 20 और Q2 वैल्यू हम लोगों का 10 है, यानी कि ये -10 और ये +20 है। अब इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तब क्या होगा, तो अब यहां पर दोनों सिस्टम का चार्ज टोटल, तो यहां नेगेटिव और ये सॉरी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, इसका मतलब यह है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है, यहां नेगेटिव चार्ज कम है। तो दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज हम लोगों का बढ़ना चाहेगा और इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ना चाहेगा, ताकि दोनों आइडेंटिकल हो सके। आइडेंटिकल होने का मतलब दोनों पोटेंशियल बराबर हो सके। तो इसमें हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज अब इधर से इधर हम कह सकते हैं आया, या यूं कहें कि इसी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर होने लगेगा, तो इसका पॉजिटिव कम होने लगेगा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव बढ़ने लगेगा। तो अब इस केस में फाइनली बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ताकि पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाए। तो अब ये देख रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल चार्ज अगर जोड़ेंगे तो +20 और -10 मिल करके हम लोगों का +10x, यानी दोनों सिस्टम का मिला करके टोटल चार्ज +10 आया। दैट मीन्स कि फाइनली दोनों पर हम लोगों का ये और ये दोनों मिला करके ये +10 होना चाहिए, और दोनों में +10 अगर है, इसका मतलब ये +10 दोनों पे इक्वली डिवाइड होगा,
तो इस पे हम लोगों का +5 और इस पर भी +5 आइडेंटिकल होने की वजह से। तो अब फाइनली दोनों हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है। नेगेटिव वाला अगर ज्यादा होता यानी ये -20 होता, ये +10 होता, तो उस केस में ये दोनों का मिला करके टोटल चार्ज हम लोगों का -10 होता, और इस पर भी -5 और इस पर भी -5, फिर फाइनली ये -10 होता। तो उस केस में फिर दोनों नेगेटिवली चार्ज हो गया। कांटेक्ट में रखने से पहले एक पॉजिटिव नेगेटिव था, कांटेक्ट में आने के बाद दोनों फाइनली नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी कि कांटेक्ट में आने से पहले ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन कांटेक्ट में लाने के बाद इनको फिर सेपरेट करेंगे तो फिर दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे इस केस में। तो ये हम लोगों का इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस वगैरह में यूज किया जाता है, और इसको आगे भी हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। नेक्स्ट मेथड हम लोगों का चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हम लोग का चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन है क्या? तो व्हाट इज इंडक्शन? सबसे पहले तो इंडक्शन क्या होता है उसको समझते हैं कि किसी भी अनचार्ज्ड कंडक्टर के पास कोई भी अगर हम लोग सोर्स चार्ज लाते हैं, यानी पहले से चार्ज किया हुआ जो बॉडी है उसको इसके नजदीक लाते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, सिर्फ नजदीक लाते हैं। अब ये हम लोगों का पॉजिटिवली चार्ज कोई सोर्स पहले से चार्ज किया हुआ बॉडी था, इसको अनचार्ज कंडक्टर के पास लाए, तो इसमें अभी हम लोगों का चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिक्स था, जिससे कि हर एक यूनिट वॉल्यूम में हम लोगों का जो चार्ज है नेट वो 0 था। लेकिन जैसे ही ये सोर्स चार्ज हम लोग इसको नजदीक लाते हैं तो इसमें से पॉजिटिव और निगेटिव आपस में सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बाउंड्री तक आते हैं और यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इस चार्जेस को हम लोग बोलते हैं, इन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। दीज आर कॉल्ड इंड्यूस चार्जेस। और इसी प्रोसेस या फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है ये। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। अब इसमें सोर्स को अगर हटा दें तो फिर से ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, लेकिन सोर्स चार्ज जब तक इसके पास में रहेगा ये दोनों सेपरेट होकर रहेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला सोर्स अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इनको चाहता है कि इनसे दूर भाग जाएं, तो ये हम लोगों का और दूर जाना चाहता है। तो इसके बाद अब इस पे हम लोग जैसे ही सोर्स हटाएंगे फिर न्यूट्रलाइज होगा, तो ये बॉडी चार्ज तो हुआ नहीं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही अर्थ को कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज हम लोगों का इस सोर्स से और दूर जाना चाह रहा था, अब ये अर्थ से कनेक्ट होने का मतलब अर्थ भी हम लोगों का इस कंडक्टर के साथ मिल गया, यानी अर्थ भी कंडक्टर होता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज था ये अब और दूर जाने के लिए कहाँ चला गया, अर्थ में। लेकिन एक्चुअल में हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता है, निगेटिव चार्ज मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। पॉजिटिव तो प्रोटॉन की वजह से है, तो प्रोटॉन यहां से यहां तो गए नहीं होंगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके आए अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आए और ये हम लोगों का इसको आके न्यूट्रलाइज कर दिया, सिर्फ बच गया ये वाला चार्ज। तो कुछ देर कनेक्ट होने के बाद इसको फिर अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये भी सोर्स को यहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हटाएंगे फिर ये हम लोगों का पीछे अर्थ से कनेक्टेड हुआ कंडक्टर हो जाएगा और न्यूट्रलाइज। खैर अर्थ का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग इसी में देखेंगे जब कंडक्टर पढ़ रहे होंगे। सोर्स को यहीं रखते हुए अर्थ से कनेक्ट किए, अर्थ से कनेक्ट होने पर ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि खत्म हो गया। इसके बाद अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिए इसको, तो अभी भी ये नेगेटिव इस सोर्स से अट्रैक्टेड रहेगा। और इसके बाद से हम लोग जैसे ही सोर्स को हटाते हैं ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से फाइनली हम लोगों को देखने को मिला कि जो अनचार्ज बॉडी था उसमें फाइनली चार्ज आ गया और इस सोर्स को हम लोग इसके कांटेक्ट में भी नहीं लाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी में दो कंडक्टर अनचार्ज थे पहले से, इन दोनों को पहले से ही कांटेक्ट में रख दें, उसके बाद एक सोर्स को लाते हैं,
दिस इज कॉल्ड सोर्स। हमारा तो नेगेटिव है और ये दोनों कंडक्टर आपस में कांटेक्ट में थे, यानी कि पूरा एक ही कंडक्टर था। अब इस सोर्स की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन हम लोगों का और दूर जाएंगे इससे, सोर्स से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन हम लोगों का इस सरफेस पर आएंगे और जितना इधर नेगेटिव एक्यूमुलेट हुआ है उतना ही इधर पॉजिटिव एक्यूमुलेट, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये नेगेटिव, सॉरी इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोगों का प्रोसेस हो जाता है इंडक्शन, इस वाले का कांटेक्ट हटा देते हैं इससे, इसे, यानी इसका कांटेक्ट जो था वो हटा दिया गया। दैट मीन्स कि इस वाले कंडक्टर पे अब हम लोगों का नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस पर हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव इससे अट्रैक्टेड था और ये नेगेटिव इससे रिपेल हो रहा था। तो अब इस केस में हम लोगों का इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सोर्स को अगर हटा देते हैं तो अब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और अट्रैक्ट करने पर ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर डेवलप होगा और ये नेगेटिव इस सरफेस पर डेवलप हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे के जितना करीब आ सकते हैं उतना आ गए। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कुछ इस तरह से एक्यूमुलेट हो गया और फिर इनको दूर दूर जब कर देते हैं, यानी कि इन दोनों में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो जाए, तो उस केस में इस पर हम लोगों का नेगेटिवली चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज फाइनली डेवलप हो गया। तो इसमें भी हम लोग इसमें अब सोर्स को कभी कांटेक्ट में नहीं लाए, फिर भी हम लोगों का ये दोनों बॉडी चार्ज आ गया। इसका मतलब इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक ही साथ ये दो बॉडी चार्ज हुआ, यहां पर सिर्फ एक ही बॉडी चार्ज हुआ था। अब ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स जो चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल इसमें, फॉर एग्जांपल, इज 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट। क्या 1 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी भी बॉडी पर या नहीं? तो ये कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज था, दिस Q इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, यानी Q इक्वल टू N इंटू E के फॉर्म में ही है ये। इसका मतलब ये 1 कूलम और N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब यहां पर n का वैल्यू अगर हम लोगों का इंटीजर आता है तब ये हम लोगों का Q एग्जिस्ट करेगा, और n अगर इंटीजर नहीं आता है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से n का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे, इट इज 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इट इज 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, और 10 इस एक साथ हम लोग 10 पावर 18 अलग कर देते हैं, तो 10 बाई 1.6 अगर करते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी कि इतने हम लोगों का नंबर आया ये n। तो क्या ये इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ? तो इट इज एन इंटीजर बिकॉज ये 6.25 और इसके आगे हम लोग इतना 18 जीरो बढ़ाने वाले हैं। तो 18 जीरो जब बढ़ाएंगे तो ये डेसिमल तो यहाँ से हट ही जाएगा। अब डेसिमल जब हटाएंगे तो यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं 625 इंटू 10 टू द पावर 16, यानी इसके आगे अब 16 जीरो और बढ़ाते हैं तो ये इंटीजर ही आएगा हम लोगों का। दैट मीन्स कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज हम लोगों का एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट इसी में अगर हम लोग बात करें कि किसी भी बॉडी पर, जैसे ये हम लोगों का कोई बॉडी था, इस पे 1 कूलम चार्ज हमको लाना है, हम चाहते हैं इस पे बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आ जाए। इसका मतलब इसमें से हम लोगों का इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे निकाल रहे होंगे हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, लेट अस सपोज कि यहां से हम लोग कह रहे हैं कि अगर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहां से निकल रहे हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन अगर पर सेकेंड यहां से निकल रहे होंगे, तो कितने टाइम में हम लोगों का बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा? कितने टाइम बाद? हमको पता करना है कितना टाइम में ये 1 कूलम चार्ज बॉडी पर डेवलप हो जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज आने के लिए अभी हम लोग लिखे थे कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने होंगे?
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, एन का वैल्यू अभी Q डिवाइडेड बाई E, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि 6.25 इंटू 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन हम लोगों को टोटल निकालना पड़ेगा, तब इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आएगा। और 1 सेकेंड में हम लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था? 10⁻9। तो मान लेते हैं कि हम लोगों का टोटल टाइम T लग गया, इतने इलेक्ट्रॉन को निकालने में टोटल टाइम T। तो 1 सेकेंड में अगर हम लोगों का इतना इलेक्ट्रॉन निकला है तो T टाइम में कितना निकला होगा? तो T इंटू 10⁻9, ये T सेकेंड हो गया। T सेकेंड में हम लोगों का इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यही हम लोगों का नंबर इसके बराबर है 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहां से T का वैल्यू अगर देखें तो 6.25 इंटू 10⁻9 इतना सेकेंड, जो बहुत ज्यादा टाइम है। ये सेकेंड में है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम है। अगर इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 6.25 इंटू 10⁻9, इतने सेकेंड को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड हम लोगों का 1 मिनट होता है, इसमें 60 से डिवाइड कर दिए, इतना मिनट हो गया। फर्दर 60 से और डिवाइड कर दिए तो इतना हम लोगों का आवर हो गया, क्योंकि 60 मिनट हम लोगों का 1 आवर होता है। तो फर्दर 60 से डिवाइड कर दिए हम लोगों का 1 आवर। इतना आवर, इतने आवर को अगर हम लोग दिन में कन्वर्ट करते हैं, अगर डे, तो इसमें 24, इतना दिन हो गया, इतना दिन। और अगर फर्दर इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो इतने दिन को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 डेज से डिवाइड कर देते हैं, इतना ईयर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो तो ऐसे ही कम हो गया, 10⁻7, ये 7 हो गया। 6.25 इंटू 10⁻7 बाई 36 इंटू 24 इंटू 365। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, इतना ईयर्स, ये लगभग हम लोगों का 200 ईयर्स के आसपास आ रहा है। मतलब ये 200 ईयर्स में 1 कूलम चार्ज इस पे डेवलप हो गया। इसका मतलब 1 कूलम जो चार्ज होता है बहुत बड़ा चार्ज है। इसीलिए हम लोग जनरली चार्जेस को माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम इसी के फॉर्म में लिखते रहते हैं, क्योंकि 1 कूलम जो चार्ज होता है बहुत बड़ा चार्ज होता है। एक जैसे अगर हम लोगों का 100 ग्राम वाटर ले लें, इस 100 ग्राम वाटर में हम लोगों का कितना इलेक्ट्रॉन है ये अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर? तो सबसे पहले कि हम लोगों का 100 ग्राम वाटर जो है उसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे? H2O, ये 16 और 2, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों का 18, तो हम लोग मोलर मास बोलते हैं। यानी कि 1 मोल वाटर लेते हैं, इसका मतलब 18 ग्राम होगा। वो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज 1 मोल। 100 ग्राम वाटर है, कितना मोल हो गया? तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर मोल्स पहले निकालें अगर, तो इट इज 100 डिवाइडेड बाई 18, इतने मोल्स हो गए। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल का मॉलिक्यूल कितना था? Na, विच इज एवोगाड्रो नंबर, और इतने मोल्स थे, तो 100 बाई 18 इंटू Na। Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हो गए। इतने वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम लोगों के 100 ग्राम वाटर में हैं, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? H2O, H2 मतलब 2 हम लोगों का हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ये 8, टोटल 10। यानी कि एक H2O मॉलिक्यूल में हम लोगों के 10 इलेक्ट्रॉन हैं।
और 10 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो पहले तो इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है 10, क्योंकि यहाँ पर 2 और ये 8 और 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 100 बाई 18 इंटू 10 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये 1000 6.023 बाई 18 10 टू द पावर 26 3.3 लगभग ये हम लोग का इतने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के अप्रोक्सीमेटली इस 10 जो भी है 100 ग्राम ऑफ वाटर में इतने लगभग इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के मिल जाएंगे। भाई इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हम लोगों का कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टेटमेंट क्या है कि कूलम्स लॉ किसी भी दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको बताता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, दिस इज गिवन फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, Q1 और Q2 अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों रिपेल कर रहे होंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों भी रिपेल कर रहे होंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर इनके बीच में सेपरेशन R है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, force directly proportional to product of two charges, इसका मैग्नीट्यूड, and this F is inversely proportional to R square, where R is separation between the two charges। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मॉड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाएगा तो ये कांस्टेंट आ गया K Q1 Q2 डिवाइडेड मॉड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच चार्ज। अब इस K को बोलते हैं हम लोग कूलम्स कांस्टेंट, दैट इज K इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, एंड दिस K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से K का वैल्यू जो आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसका यूनिट निकालेंगे तो ये न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, और कूलम इंटू कूलम स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है दिस वन इज फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम, दैट इज वैक्यूम और एयर। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है दोनों के लिए, बट दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम है। वैक्यूम और एयर दोनों के लिए वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो वैल्यू है एयर और वैक्यूम के लिए ही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड, it is called permittivity of free space, permittivity of free space। परमिटिविटी क्या है कि किसी भी मीडियम का एक तरह का प्रॉपर्टी या क्वालिटी है कि जो ये बताएगा कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो डिसाइड करेगा परमिटिविटी। अगर इसमें फ्री स्पेस की बजाय यानी कि एयर और वैक्यूम का जाए कोई अदर मीडियम हो जाए उस केस में, इफ चार्जेस placed in a medium, then
उस केस में k का वैल्यू होता है 1/4πε, where this epsilon is called permittivity of the medium, जो कि एप्सिलॉन नॉट से अलग है। तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि मीडियम चेंज हुआ, एप्सिलॉन नॉट चेंज हो गया, और एप्सिलॉन चेंज हो गया इसका मतलब इसका वैल्यू इस फ्री स्पेस से अलग आ जाएगा। तो उस केस में हम लोग कहते हैं इट इज 1/4πε, और इसको हम लोग बोलते हैं 1/4πε इंटू के, यानी कि एप्सिलॉन की जगह पर ही हम लोग क्या रख दी, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, वेयर दिस के इज कॉल्ड dielectric constant of the medium. This is called dielectric constant of medium. मेन फार्मूला हम लोगों का यही है, और ये ज्यादातर हम लोगों का फ्री स्पेस के लिए यूज होता है, यानी 1/4πε0। मीडियम जब होगा तो ये हम लोग मीडियम की जगह पर 4πε0 इंटू के। इसमें एक टर्म हम लोगों का और आता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख रहे थे। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, इट इज के, और ये एप्सिलॉन हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट, ये किसी मीडियम का परमिटिविटी और ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी। तो एक हम लोग कह सकते हैं कि ये फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में मीडियम का परमिटिविटी लिखा हुआ है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। उसी तरह से परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली आया क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बोल रहे थे, और किसी भी मीडियम के लिए, फॉर रियल मीडियम, this k is always greater than 1 for any real medium, और k equal to 1 होता है for free space। तो यहां पर k equal to 1 पुट करेंगे तभी ये k का वैल्यू 1/4πε0 आएगा। स्मॉल k इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, कैपिटल K इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग इस पे फोर्स का डायरेक्शन। जैसे ये अगर दोनों पॉजिटिव थे तो ये 1 और ये 2, इस 1 की वजह से 2 पे फोर्स अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 1 पे 2 की वजह से अगर देखते हैं तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर ये हम लोगों के दोनों सेम नेचर के रहे तब, लेकिन अगर हम लोगों का अपोजिट नेचर हो गया उस केस में, ये दोनों का नेचर अपोजिट है, ये +Q1 ये हो गया -Q2, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहां पर Q1 पर फोर्स Q2 की वजह से अगर देखते हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स 1 ड्यू टू 2, और 1 की वजह से 2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में। ये दोनों हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं, और इक्वल और अपोजिट हमेशा इसी दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही होता है ये फोर्स। फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और ये लॉ जो भी दिया गया है, दिस इज गिवन फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, मतलब पॉइंट साइज के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है, F इक्वल टू K Q1 Q2 mod R स्क्वायर। इसमें ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस तरह के बहुत सारे लॉ होते हैं, उनको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में, तो ये फोर्स हम लोगों का फार्मूला या जो भी लॉ है दे दिया। अगर दो से ज्यादा चार्जेस हैं, उसमें से किसी एक चार्ज पे फोर्स अगर निकालना है, फॉर एग्जांपल ये
तीन हो गए, Q1 Q2 और ये हो गया Q। इस दोनों की वजह से इस पर कितना फोर्स है, या यूं कहें कि इस Q पर कितना फोर्स लग रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसका इंडिविजुअल फोर्स इस पर दिखाएं, इसका इंडिविजुअल फोर्स इस पर कैलकुलेट करेंगे और दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम अगर कर दें तो इस Q पर हम लोगों का नेट रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। अगर Q1 का फोर्स, लेट अस सपोज ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव, तो Q1 का फोर्स अगर हम लोग देखें तो इस डायरेक्शन में F1 बोल दें अगर, और Q2 का फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में F2, तो ये फोर्स F2 लगा रहा है, ये फोर्स F1 लगा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग गया, इन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर लिखना होगा तो ये हम लोगों का वेक्टर सम, यानी कि वेक्टर जो पढ़े हैं ऐड करना, उसकी तरह ऐड होगा, यानी कि ये हम लोगों का रिजल्टेंट एफ नेट। एफ नेट का वैल्यू कितना, वेक्टर फॉर्म में F1 प्लस F2 वेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालने के लिए बाकी अदर जो चार्जेस हैं उनका इंडिविजुअल फोर्स निकालते हैं, उन्हीं का वेक्टर सम जब करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इनके अलावा बहुत सारे अगर चार्जेस होंगे, सिर्फ अभी दो चार्जेस हम लोग लिए थे, अब दो से ज्यादा अगर चार्जेस होंगे तब इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम हम लोग कर देंगे। एफ नेट, it is vector sum of all the forces, individual forces, where I 1 to n, that is what n charges थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है उस पे कुछ एग्जांपल्स जो कि अच्छे क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं, और सिंपल सिंपल पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों का, तीन पॉइंट चार्जेस हैं, एक लाइन पे रखे हुए हैं ए बी सी पर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। उस केस में हम लोगों को बताना है कि हर एक पे नेट फोर्स कितना है। तो ये सिमिलर चार्जेस हैं, अब इसमें कोई साइन मेंशन नहीं किया गया तो सबको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और ये पॉजिटिव चार्जेस सारे अगर कंसीडर करते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट चार्ज, इस पर हम लोगों का ये Q2 और Q1 दोनों की वजह से फोर्स निकालना होगा। तो इस Q2 की वजह से जो फोर्स होगा ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, F2, ये Q1 इसको रिपेल कर रहा होगा इसी डायरेक्शन में, ये Q2 की वजह से, ये है Q1 की वजह से। भाई दोनों फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया, तो अब लोग कहेंगे कि नेट फोर्स ऑन Q1, F1 अगर इसको बोलते हैं, तो Q2 का फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, इट इज K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, और इसका वैल्यू, इसकी वजह से ये फोर्स डिस्टेंस कितना था 2d, तो प्लस K Q1 Q2 दैट इज Q1 स्क्वायर बाई 2d का स्क्वायर दैट इज 4d स्क्वायर, दिस इज फोर्स ऑन Q1, या इसको A बोल देते हैं, जो A पर चार्ज है इसको FA बोल देते हैं। इस पर अब बात करते हैं, इस Q1 की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको, ये Q1 इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, अब ये जितना डिस्टेंस है तो इसका फोर्स लिखेंगे K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, इसकी वजह से ये जो फोर्स था
Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, दोनों इक्वल और अपोजिट, नेट फोर्स इज 0। यानी कि B पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स देखें तो Q1 Q2 डी स्क्वायर माइनस Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस Q2 का वैल्यू अगर Q3 पुट कर लें तो Q1 Q3 बाई डी स्क्वायर, इसका भी Q1 Q3 बाई डी स्क्वायर। यानी कि ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं और इसके मिड में अगर हम लोग चार्ज को रखते हैं कोई भी चार्ज XYZ कोई भी, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 हम लोगों को मिलेगा। तीसरा हम लोगों का ये चार्ज Q1 की वजह से इधर फोर्स लग रहा होगा रिपल्सन, दिस इज FQ1, और इस Q2 इसको इसी डायरेक्शन में रिपल कर रहा होगा FQ2। ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो FQ2 का वैल्यू फिर से Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, और Q1 का वैल्यू हम लोगों का Q1 इंटू Q1 दैट इज Q1 स्क्वायर बाई 4D स्क्वायर। क्या यही वैल्यू से मिलेगा? यानी दिस इज ऑल्सो फोर्स ऑन चार्ज एट C। B पर नेट फोर्स 0, A और C पर दोनों पर इक्वल और अपोजिट, क्योंकि इस पे टोटल लेफ्ट साइड फोर्स है तो इस पे टोटल राइट साइड फोर्स। अगर इसी में हम लोग कहते हैं कि ये 2Q1 हो जाए तो अब ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हुए, यानी कि अब ये दोनों n इक्वल होंगे, उस केस में नेट रिजल्टेंट कुछ फोर्स आएगा। यानी कि उस केस में हम लोगों का ये नेट फोर्स, बाय द वे इसमें अगर ये 2Q1 हम कर देते हैं अगर, तो इसका रिपल्सन ये था, ये फोर्स बढ़ जाएगा, यानी ये 2Q1 हो गया जो कि ज्यादा होगा। ये Q1 की वजह से इधर जो फोर्स है वो कम होगा, यानी इस पर नेट फोर्स अब किधर हो गया, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, इस डायरेक्शन में। क्योंकि अब दोनों का डिस्टेंस क्या था, इक्वल। इस पॉइंट चार्ज को अगर इधर शिफ्ट करें लेफ्ट साइड में ही, तो इससे डिस्टेंस बढ़ने लगा और इससे डिस्टेंस कम होने लगा। मतलब कि ये जो चार्ज है, सॉरी ये फोर्स अब कम होने लगेगा, ये वाला फोर्स बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस Q1 की वजह से है, अब ये 2Q1 की वजह से है। तो इस पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं इधर पॉइंट चार्ज को, तो इससे डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी ये फोर्स कम होने लगा और ये फोर्स बढ़ने लगेगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस कम होने लगेगा। तो किसी न किसी पॉइंट पर आकर के इधर कहीं ये दोनों फोर्स हम लोगों का बराबर हो जाएगा। ये और ये दोनों फोर्स आपस में इस पॉइंट पर कहीं बराबर, और मिड में तो बराबर होगा नहीं। दैट मीन्स कि यहां पर कहीं हम लोगों का नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो यानी कि Q1 से उस पॉइंट का डिस्टेंस नजदीक हो गया और Q2 से सॉरी 2Q1 से क्या हो गया, ज्यादा डिस्टेंस पर। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल नहीं है, उस केस में उस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 मिलेगा जो Q1 से नजदीक होगा और 2Q1 से दूर होगा। यानी जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसे नजदीक होना चाहिए और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसे दूर पॉइंट होना चाहिए, तब ये दोनों फोर्स बराबर हो सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग से जिसका लेंथ L है, एक चार्ज पार्टिकल को हैंग कर दिया गया है जिसका मास m, चार्ज q। एक अगला क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल को स्ट्रिंग से हैंग किया गया है जिसका मास m, चार्ज q। अब इसमें एक चार्ज और आइडेंटिकल जब इसके पास में लाके, यानी कि इसी पोजीशन में, अगर इधर से ला रहे हैं हम लोग यहाँ पर फिक्स करने के लिए, तो आइडेंटिकल चार्ज है, इसका मतलब इसको रिपेल करना शुरू करेगा, और रिपेल करेगा तो ये पार्टिकल ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। तो उस केस में हम लोग का ये आइडेंटिकल चार्ज जब यहाँ ला के रख देते हैं तो ये 60 डिग्री हम लोगों का डेविएट कर गया स्ट्रिंग, 60 डिग्री विच इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो उस केस में हम लोगों को बताना है कि चार्ज और मास का रिलेशन क्या दिख, इसमें मास और चार्ज का रिलेशन, या यूं कहें कि चार्जेस का वैल्यू Q कितना है, ये हमको बताना है। तो उस केस में क्या करना क्या है, इस पोजीशन में आ करके इस पर अब ये हम लोगों का इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है,
दिस वन इज फिक्स्ड। अब इस पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मास mg डाउनवर्ड, स्ट्रिंग का टेंशन इस डायरेक्शन में, और ये इसकी वजह से जो रिपल्सन फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि 60 डिग्री है तो ये डिस्टेंस भी हम लोग कितना हो गया L। Fe का वैल्यू कितना हो गया mg, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज Fe। इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग सॉल्व करना होगा, ये भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये हम लोग का अगर ये एंगल देखें तो ये भी कितना हो गया 60, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। तो हम लोग का सब 120 120 120 डिग्री। बाय द वे इसमें टेंशन टी का वैल्यू अगर सॉल्व करें तो इसमें mg, भाई ये अगर हम लोग लामिस थ्योरम पढ़ते हैं, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल t डिवाइडेड बाय साइन 120, t बाय साइन 120 इक्वल टू mg बाई साइन 120 इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई साइन 120। ये हम लोगों का, इसका मतलब बेसिकली यहां से हम लोगों का फाइनली जो दिख रहा है वो क्या है, Fe इक्वल टू mg। तो यहां से के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर इक्वल टू mg। दिस इम्प्लाई दैट के, सॉरी Q हम लोगों को सॉल्व करना था, Q इक्वल टू mg L स्क्वायर, और इस K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं अगर, Q स्क्वायर इज mg L स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg L स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज। इसमें टेंशन का वैल्यू भी mg के बराबर। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल एक, अगर दो चार्जेस एयर में प्लेस किए गए हैं, इनके बीच में फोर्स, तो फोर्स इन एयर, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये मॉड। एयर में जो इन लोग एयर में अगर आए तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड ये है। इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिए, सेम सेपरेशन, इस मीडियम के अंदर में हर एक चार्ज पे फोर्स कितना है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 मॉड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यानी कि इसमें मीडियम में जो फोर्स है, इसके को हटा छोड़ देते हैं तो बाकी जो टर्म है वो F इन एयर, तो यानी कि मीडियम में जो फोर्स आ गया वो फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई के। यानी दो चार्जेस अगर एयर में हैं, जितना फोर्स लगा रहे होंगे उतना ही डिस्टेंस पर अगर किसी मीडियम में रख देंगे तो फोर्स 1/k हो जाएगा, 1/k टाइम्स, यानी k फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगा मीडियम में। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट हम लोग कभी कभी इक्वेशन में यूज करते हैं कि उतना ही सेपरेशन पे अगर किसी मीडियम में आ गया है तो उस केस में एयर का 1/k टाइम्स हम लोग का फोर्स का वैल्यू हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, दो आइडेंटिकल मेटल बॉल्स r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो F विच इज k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इन बॉल्स को कांटेक्ट में रखा गया पहले,
Q1 Q2। इसके बाद इन दोनों बॉल को फिर से सेपरेट कर दिए सेम डिस्टेंस पर। इन दोनों बॉल को पहले कांटेक्ट में रखेंगे। पहले जब कांटेक्ट नहीं था उस समय r डिस्टेंस पे फोर्स का वैल्यू ये था। कांटेक्ट में रखने पर इनके बीच चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। अभी हम लोग चार्जिंग के केस में देख रहे थे, सॉरी कंडक्शन के केस में। कांटेक्ट में रखने पर दोनों का चार्ज, तो इस पे टोटल सिस्टम का चार्ज Q1 प्लस Q2, तो इस पर चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पर भी हम लोगों का Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी टोटल चार्ज इतना हुआ, उसका हाफ और हाफ डिवाइड हो गया, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल थे। और आइडेंटिकल अगर नहीं होते हैं तब क्या होगा, ये हम लोग आगे और कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। जब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है तब कितना चार्जेस आएंगे। तो अब आइडेंटिकल होने से r डिस्टेंस में फिर से, तो इनके बीच में नया फोर्स कितना आ गया, F डैश का वैल्यू इट इज K, और Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर विच इज Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और ये फोर r स्क्वायर। ये जो F डैश न्यू फोर्स है, ये पहले वाले से ज्यादा फोर्स है या कम है, इसको हमको बताना है। कि अब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है न्यू फोर्स, ये पहले वाले से ज्यादा है या कम है। तो पहले वाले से ज्यादा है या कम है उसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं या रेशियो ले लेते हैं। अगर तो रेशियो लेने से हम लोगों का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। फॉर एग्जाम्पल F1 F बाई एफ डैश या F डैश बाई F अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें इसको डिवाइड किए तो K R स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर रहे थे, तो इट इज Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 Q1 Q2, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 Q1 Q2। इसको इसमें माइनस Q1 2 Q1 Q2 और प्लस 2 Q1 Q2 ऐड किए, तो ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 Q1 Q2। इसमें हम लोग क्या किए, माइनस 2 Q1 Q2 और प्लस 2 Q1 Q2, तो माइनस 2 Q1 Q2 इसके साथ लेकर के ये लिख लिए। अब यहां पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 4 Q1 Q2 के साथ न्यूमरेटर में कुछ टर्म ऐड हुआ जो कि स्क्वायर टर्म है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 4 Q1 Q2 में कुछ ऐड हुआ तब इस 4 Q1 Q से डिवाइड किए, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 4 Q1 Q2 और ये नीचे 4 Q1 Q2 है, तो दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब फाइनल फोर्स हम लोगों का जो आया रहा था वो इनिशियल फोर्स से ज्यादा हो गया। ये नेक्स्ट एग्जांपल, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं और हमको फाइंड आउट करना है कि हर एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो यहाँ पर तीनों आइडेंटिकल होने की वजह से हर एक पे नेट फोर्स हम लोग कह सकते हैं कि सेम लग रहा होगा, क्योंकि इस पर अगर हम लोग का फोर्स दिखाना है तो इन दोनों की वजह से लग रहा होगा। इस फर्स्ट वाले पर देखना है तो 2 और 3 की वजह से लग रहा होगा। सेकंड पे देखना है फर्स्ट और थर्ड की वजह से लग रहा होगा। तो किसी भी एक पर जो चार्ज किसी भी एक चार्ज पे जो फोर्स है वो बाकी दो की वजह से लग रहा होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा। तो किसी भी एक चार्ज पे अगर फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हर एक चार्ज पर नेट फोर्स उतना ही लग रहा होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ये तीनों एंगल हम लोगों के 60 डिग्री। अब मान लेते हैं थर्ड वाले चार्ज पे फोर्स निकालना था, फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इंडिविजुअल फोर्सेस उनको पहले कैलकुलेट करते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फिर दोनों को वेक्टोरियली हम लोग ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से इस थर्ड पे फोर्स सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1।
सेकेंड, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो ये हम लोगों का सेकेंड, थर्ड ड्यू टू सेकेंड। अब ये दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो ये 60 डिग्री अगर इधर एंगल था तो ये एंगल भी 60 डिग्री। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F1, F31 और F32, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? तो यहां से लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, इसका जो फोर्स था K Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम। F31 और F32, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ये दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हुए। अब ये 60 डिग्री पर जब एक्ट करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। ये हम लोग कह सकते हैं दिस इज नेट फोर्स F, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा बाइसेक्टर के अलॉन्ग आता है, यानी कि ये एंगल हम लोगों का 30 डिग्री। तो नेट फोर्स, तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट अस सपोज दिस फोर्स इज ये F नेट, लेट अस सपोज दिस फोर्स इज F, ये जो मैग्नीट्यूड हम लोगों का दोनों है F के बराबर अगर हो गया, तो ये F और F इन दोनों का हम लोग का रिजल्टेंट चाहिए। तो नेट फोर्स हम लोगों का आ गया अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F दैट इज F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। दो वेक्टर के रिजल्टेंट से ये F स्क्वायर कॉस 60 1/2 2 से कैंसिल, तो ये हो गया 3F स्क्वायर, 3F स्क्वायर मतलब रूट 3F, और F का वैल्यू ये था, इट इज रूट 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ये नेट फोर्स हम लोगों का ये बाइसेक्टर के लॉन्ग है, इसका मतलब ये सेंटर से अवे डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से इस वाले फोर्स अगर देखते हैं तो ये सेंट्रल से ज्वाइन करता हुआ लाइन बनेगा, इसके अपोजिट में बनेगा ये भी हम लोगों का रूट 3KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इस वाले पर जब फोर्स देखेंगे तो इस डायरेक्शन में कहीं हम लोग का है। ये नेक्स्ट एग्जांपल, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं, साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज a, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स हमको पता करना है। तो किसी भी एक पर फोर्स अगर निकालना है तो बाकी 3 की वजह से निकालना होगा। लेट अस सपोज दिस चार्ज, इस चार्ज पर अगर फोर्स निकालना है तो इन तीनों की वजह से इस पर जो इंडिविजुअल फोर्सेज आएंगे इनका रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो इस चार्ज का अगर फोर्स इस पर देखेंगे तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, इधर इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो K Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, दिस इज K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका फोर्स अगर देखें हम लोग तो K Q1 Q2 यानी K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये फोर्स का वैल्यू। इसकी वजह से इस पे फोर्स हम लोग का इस डायरेक्शन में जो कि रिपल्सन का था, इसकी वजह से फोर्स अगर इस पे देखें तो ये हम लोगों का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया रूट 2a, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स हम लोगों का K Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R का मतलब रूट 2a का स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर। तीसरा फोर्स इस चार्ज का, इसकी वजह से इस पे फोर्स अगर देखें तो ये भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, इट इज K Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। अब इस चार्ज पे 3 फोर्सेज लग रहे हैं और तीनों फोर्स का रिजल्टेंट हमको पता करना है। तो ये हम लोगों का एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये हम लोगों का एक फोर्स। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए F बोल देते हैं तो ये भी हम लोगों का कितना हो गया F, दिस वन इज F। तो इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में F cos 60 सॉरी cos 45, और इधर एक फोर्स हम लोगों का आएगा F sin 45। इसकी जगह पर दो वेक्टर ये ले सकते हैं,
और इस वाले वेक्टर का भी एक कंपोनेंट देखते हैं, तो इधर एक और एक इधर 4। दिस इज अगेन f cos 45 और ये हो गया f sin 45। तो ये वेक्टर, तीन वेक्टर इस डायरेक्शन में आए, f cos 45, f cos 45 और ये 2kq² 2a², सॉरी kq² 2a², और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि इस पर नेट फोर्स जो भी है वो डायरेक्शन इधर है, तो उसका डायरेक्शन ये है। तो नेट फोर्स का वैल्यू F नेट इक्वल टू F cos 45, और इसी F cos 45 आ गया तो 2F cos 45 प्लस kq² 2a²। 2F का वैल्यू ये है kq² a², cos 45 1/√2 प्लस kq² 2a²। इसमें से ये हम लोगों का एक √2 कैंसिल हो गया, तो kq² a² अगर कॉमन कर दिया जाए तो √2 प्लस 1/2, ये हम लोगों का आंसर हो गया। और जितना फोर्स इस पे लग रहेगा उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, उतना ही फोर्स इस पर भी लग रहा है, उतना ही फोर्स इस पर लग रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्जेस हैं, और इसमें भी हम लोगों का किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किसी भी एक चार्ज पे अगर हम लोग बाकी 5 जो चार्जेस बचेंगे उनकी वजह से कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सपोज दिस वन इज द चार्ज जिस पे हम लोगों को नेट फाइंड आउट करना है फोर्स। तो ये 5 चार्जेस जो भी हैं इनकी वजह से इस पे हम लोगों का इंडिविजुअल फोर्स लिखेंगे और उनका रिजल्टेंट। इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स अगर देखें तो ये रिपल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। लेट अस सपोज दिस इज एफ, एफ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया kq² a²। इतना ही डिस्टेंस पर इधर वाला भी चार्ज है, तो इसका फोर्स इस पे देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में रिपल कर रहा होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड अगर देखें तो kq² a², तो ये भी हम लोगों का f हो गया। यहां पर f का वैल्यू f इज kq² a²। ये जो चार्ज दिख रहा है इसकी वजह से अगर फोर्स इस पे देखें तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इस लाइन के अलोंग हमेशा काम करता है, और ये इसको रिपल करेगा तो इस डायरेक्शन में कहीं। लेट अस सपोज दिस इज f डैश। अब ये डिस्टेंस अगर देखें तो कितना है, तो यहां पर ये जो हम लोगों का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये सारा इक्विलेटरल, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो साइड से सेंटर, ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस भी कितना होगा a। तो ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये भी a है, तो ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं जिसमें से ये एंगल हम लोगों का 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, इधर 60, इधर 60, इधर 60, सारा 60 है। तो ये जो लाइन हम लोगों का बन रहा है इस 60 को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल हम लोगों का कितना हो गया 30 डिग्री, और ये एंगल हम लोगों का 90 डिग्री। तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों का a cos 30 हो गया। a cos 30 का मतलब √3a/2, और ये भी हम लोगों का √3a/2 क्योंकि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो √3a/2 यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो कितना हो गया √3a। इधर √3a/2 और इधर भी √3a/2, दोनों ऐड होकर के √3a। उसी तरह से इस वाले का भी अगर फोर्स देखें तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन बनेगा, अगेन दिस डिस्टेंस इज √3a, और इसका फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्जेस भी सेम है, तो दिस इज f लेस। अब बचा ये हम लोगों का एक चार्ज, इसकी वजह से इस पे नेट फोर्स इस लाइन के अलोंग होगा और ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। लेट अस सपोज दिस इज f डबल डैश। इसमें f डैश का वैल्यू कितना था kq² r, r का वैल्यू √3 है यानी 3a², और f डबल डैश ये a और ये भी a, कितना हो गया 2a। इट इज kq² 2a², दैट इज 4a²।
अब यहां 5 वेक्टर हैं, 5 वेक्टर का रिजल्टेंट हमको चाहिए। तो ये एंगल 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये बना, दिस इज 30 डिग्री। इसके जस्ट अपोजिट ये एंगल है, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो ये दोनों अगर 30 हो गया तो इधर भी हम लोगों का 30 30 ये दोनों, तो ये सारे एंगल्स 30 और 30 है। तो यहां पर अगर हम लोग ये 5 वेक्टर में से एफ डैश दोनों इस लाइन से इक्वली इंक्लाइन है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल, तो इन दोनों का वर्टिकल आपस में कैंसिल हो गया, हॉरिजॉन्टल इधर आ गया। उस तरह से इसका एंगल इस लाइन से 60 डिग्री पर है, तो वर्टिकल हम लोगों का एफ साइन 60 और इसका वर्टिकल नीचे की तरफ एफ साइन 60, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि सबका रिजल्टेंट हम लोगों का इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट फोर्स कितना, एफ कॉस 60 इसका, और इसका भी एफ कॉस 60 यानी कि 2f कॉस 60, फिर एफ डैश कॉस 30, तो 2f डैश कॉस ऑफ 30, ये दोनों फोर्सेस का, और ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, ही है एफ डबल डैश 2 कॉस 60 हम लोगों का कितना 1/2, तो ये हो गया f, ये हो गया √3/2, तो इट इज √3f डैश प्लस f डबल डैश। अब इन सब के वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं, इट इज KQ² √3 KQ² प्लस f डबल डैश इज KQ² 4a², KQ² सब में कॉमन है 1 प्लस √3/3, तो ये √3 कैंसिल हो गया, नीचे 1/√3 और ये है 1/4, 1 प्लस 1/4 को 5/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ सीख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमको क्या मिल रहा है, उसके लिए हम लोग ये 3-4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्जेस हैं और सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, तो इन तीनों की वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा और इन तीनों का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इस चार्ज की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में कहीं, लेट अस सपोज दिस इज एफ, इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी रिपेल कर रहा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ, क्योंकि डिस्टेंस ये और ये दोनों सेम है, चार्जेस सारे सेम है, इसका फोर्स अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ये रिपेल होकर के, यानी कि इस पर 3 फोर्सेस हैं और इन तीनों फोर्सेस, इन दोनों हर एक दो के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 120 डिग्री, 120 120 120। अगर साइड लेंथ इसका a है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ a है, तो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना a/√3, a/√3 कैसे आया भाई, कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस, जैसे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये 60 डिग्री टोटल था, तो 30 डिग्री ये होंगे और ये परपेंडिकुलर, तो ये हम लोगों का डिस्टेंस कितना हो गया a/2, ये हम लोगों को चाहिए, लेट अस सपोज दिस इज r, तो r cos 30 इक्वल टू r cos 30 इज a/2, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि r का वैल्यू ये √3/2 है, तो ये आ गया a/√3, यानी सेंटर से कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है वो a/√3। अब यहां पर हम लोगों का 3 फोर्सेस जो थे F, इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो ये 3 फोर्सेस अगर सिर्फ 2 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इनके बीच में एंगल 120 है, तो इनका रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में कहीं आएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड F ही होगा बाइसेक्टर के लॉन्ग, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि ये हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेज जब होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग आता है और उतने ही मैग्नीट्यूड का आ जाता है। तो इन दो की जगह पर एक फोर्स ये हो गया और तीसरा फोर्स हम लोगों का ये डाउनवर्ड अपोजिट में है ही है,
तो ये और ये दोनों मिलेगा तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0। दैट मीन्स कि यहां पर भी नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। इस वाले केस में अगर देखें, इसकी वजह से फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में रिपल कर रहा होगा और इसके अपोजिट वाला फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह से फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में है और इसकी वजह से इधर है, ये भी हम लोगों का एफ ही होगा क्योंकि सारा आइडेंटिकल चार्ज है, सारा डिस्टेंस सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, नेट फोर्स इसमें भी 0। नेक्स्ट इज दिस वन, इस चार्ज की वजह से सेंटर पे नेट फोर्स हम लोगों को निकालना था, तो इस वाले चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट कॉर्नर वाले का इधर, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसका फोर्स और इसका फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर आ गया, इस वाले का इधर आ गया, ये दोनों भी कैंसिल, एफ एफ, और इसका फोर्स अगर देखें तो इधर है एफ और इसका इधर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेंटर पे जो चार्ज है, अगर ये रेगुलर हम लोगों का पॉलीगॉन बनता है और कॉर्नर पे हर एक पर नेट इंडिविजुअल चार्ज जो भी है वो सेम मैग्नीट्यूड का है, तो आइडेंटिकल चार्जेस अगर कॉर्नर पे रखे जाते हैं तो सेंटर वाले पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। चाहे कोई भी यहाँ पर हम लोगों का रेगुलर पॉलीगॉन हो, ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये हेक्सागन है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं कि अगर रेगुलर पेंटागन है तो इन सभी की वजह से जो सेंटर पे चार्ज होगा उसका फोर्स अगर देखें तो इस वाले चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में F, क्योंकि r डिस्टेंस, इसकी वजह से अगर देखेंगे तो ये फोर्स, इसकी वजह से देखेंगे तो इस लाइन के लॉन्ग इधर चला गया, इसकी वजह से अगर देखते हैं तो इधर चला गया, इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, यानी कि ये 5 फोर्सेस हम लोगों के जो लग रहे हैं आइडेंटिकल यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं और इनमें सब में हम लोगों का एंगल जो बन रहा है वो सेम बन रहा है। पहले एंगल अगर हम लोग बात करें तो ये एंगल कितना बनना चाहिए, तो अगर ये 5 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये हम लोगों का एंगल टोटल बनता है कितना, और यहाँ पर सभी एंगल्स इक्वल बनेंगे तो हर एक दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना होगा तो 360/5 कर देंगे, 360/5 72 डिग्री, यानी कि यहां पर सब में फोर्सेस जो भी हैं इनके बीच में एंगल 72 डिग्री का। तो अब इस सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट जब जोड़ते हैं तो इस केस में भी हम लोगों का एफ नेट का वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन के बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना रखे हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन होगा, कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्जेस होंगे और सेंटर पे कोई चार्ज होगा, उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक दो चार्जेस रखे गए हैं एक लाइन पर ए और बी, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, दिस वन इज +4q एंड दिस वन इज +q। पूछा गया है कि इस लाइन पे एक थर्ड चार्ज कैपिटल Q कहां पर रखा जाए ताकि इस पर नेट फोर्स का वैल्यू हमको 0 मिल जाए। Where should third charge Q be placed so that net force on it या experienced by it is 0। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा जब चार्ज हम लोग रखेंगे तो ये लाइन हम लोगों का और आगे तक हो सकता है कहीं पर भी। तो थर्ड चार्ज अगर हम लोग कोई भी ले लें, अगर हम लोग यहां पर रखते हैं तो इसकी वजह से ये इधर रिपेल होगा, इसकी वजह से भी इधर ही रिपेल होगा, इसलिए नेट फोर्स यहाँ 0 पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि दो फोर्स का रिजल्टेंट 0 होना है, इसका मतलब दोनों फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इधर कभी 0 नहीं हो सकता है। उसी तरह से इधर अगर देखते हैं तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी इधर ही रिपेल करेगा, इसमें भी दोनों फोर्स हम लोगों का सेम डायरेक्शन में हो गया, यानी कि इधर और इधर कहीं पर भी हम लोगों का इस चार्ज पे फोर्स 0 नहीं हो सकता है। अब बचा इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट, तो इसकी वजह से फोर्स राइट साइड और इसकी वजह से फोर्स इधर लेफ्ट साइड,
इसकी वजह से अगर राइट साइड मान लेते हैं क्यू, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस डी माइनस एक्स हो गया। 4q की वजह से जो फोर्स है वो राइट साइड, इसकी वजह से फोर्स यहां पर राइट साइड, ये 4q की वजह से, इस q की वजह से फोर्स इस पे लगेगा जो लेफ्ट साइड। अब अगर नेट फोर्स इस पे 0 चाहिए था तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है। तो फॉर नेट फोर्स टू बी 0, भाई एफ नेट का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि जो 4q का फोर्स है और q का फोर्स है दोनों बराबर हो गया। 4q का फोर्स अगर लिखते हैं तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, k 4q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई k स्मॉल q कैपिटल Q कैंसिल हो गया, इसको इधर अगर लाएं 4 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से x डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स इक्वल टू 2, या इसको मैथमेटिक्स से अगर लिखते हैं तो इट इज प्लस और माइनस 2। प्लस साइन अगर लेते हैं तो प्लस साइन लेने पर x बाई डी माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 2 लेते हैं, तो उस केस में हम लोगों का x का वैल्यू क्या आया भाई, ये 2x माइनस और 2d, तो 2x इधर आके 3x, तो 3x इक्वल टू 2d और x का वैल्यू 2d बाई 3। और अगर ये माइनस लेते हैं x बाई डी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो उस केस में हम लोगों का x इक्वल टू माइनस 2d प्लस 2x, और यहां से x का वैल्यू हम लोगों का माइनस 2d। तो ये हम लोगों का जो माइनस 2d, ये माइनस 2d क्या बता रहा है, यहां से हम लोग x डिस्टेंस इधर साइन कंसिडर किए हैं और ये निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये इधर कहीं 2d डिस्टेंस बता रहा है। तो ये x इक्वल टू माइनस 2d जो कि इधर कहीं बता रहा है, तो ये x इक्वल टू माइनस 2d जो आया वो क्या बता रहा है कि ये इधर कहीं हम लोगों का 2d डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इधर हम लोग देखे थे अभी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन हो गए थे, इसलिए यहाँ पर फोर्स 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हम लोगों का पॉसिबल आंसर नहीं है, सिर्फ ये हम लोगों का एक पॉसिबल आंसर हो गया। तो सिर्फ आंसर हम लोगों का 2d बाई 3 भी आंसर नहीं है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि इस चार्ज Q का वैल्यू कितना हो ताकि होल सिस्टम हम लोगों का इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो जाए और इस पर भी नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं इन सब पर भी नेट फोर्स 0 अगर होता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस पर तो अभी हम लोग देखे थे 0 करके निकाले थे तभी ये डिस्टेंस मिला था, तो इस पर तो 0 हो गया इस केस में, लेकिन अब इस पर भी 0 होना चाहिए, इस पर भी 0 होना चाहिए, तभी हम लोगों का ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस वाले पर फोर्स 0 हो जाए तो इस पर अब फोर्स इन दोनों की वजह से लगेगा, इन दोनों की वजह से लगेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट 0 यहां पर होना चाहिए। तो पूछा गया कि इस Q का वैल्यू क्या रखा जाए, व्हाट शुड बी दिस Q। चलिए अब ये हम लोगों का जो चार्ज है प्लस, ये भी प्लस था, तो ये वाला चार्ज इसको हम लोग रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, 4q को रिपेल कर रहा होगा इधर, ये फोर्स कितना आएगा k q1 q2 और ये टोटल डिस्टेंस कितना था d, दैट इज 4q स्क्वायर बाई d स्क्वायर, ये 4q की वजह से फोर्स हो गया। और दूसरा चार्ज ये है, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा इसके अपोजिट उतना ही लगाएगा तभी नेट फोर्स इस पे 0 हो सकता है।
दैट मीन्स इस Q वाले का जो फोर्स होना चाहिए ये इधर आना चाहिए। अब ये फोर्स इधर तब आएगा जब Q नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तब ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको। तो इससे ये हम लोगों का कंक्लूजन निकलता है कि दिस Q मस्ट बी नेगेटिव, तभी इस पे फोर्स जीरो पॉसिबल है। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पे फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। तो यहां से Q का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ये हम लोग डिसाइड कर लिए। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो अब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए एफ क्यू, ये K इंटू 4Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और एफ क्यू का वैल्यू अगर लिखे हैं तो D/3 डिस्टेंस है, K कैपिटल Q मॉड इंटू स्मॉल q D/3 का स्क्वायर, एंड दिस इज K 4Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। भाई K स्मॉल q, K एक स्मॉल q कैंसिल, डी स्क्वायर यहां पर भी, डी स्क्वायर यहां पर भी कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड जो आ गया वो कितना, 4 स्मॉल q डिवाइडेड बाई 9। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, दैट्स वाई Q शुड बी माइनस टाइम्स 4Q बाई 9। ये हुआ, इस पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए इसका वैल्यू हम लोगों का -4Q बाई 9 हो गया। अब ये वैल्यू, इस पर भी फोर्स जीरो हो रहा है कि नहीं इसके लिए, तो इस वाले का फोर्स अगर इधर देखेंगे तो कितना आ गया, 4KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इसकी वजह से। और ये नेगेटिव इतना वैल्यू है तो इसका फोर्स इधर आना चाहिए, FQ। तो FQ अगर कैलकुलेट करें इतना आना चाहिए, तो यहां पर FQ डैश इसको बोल देते हैं, FQ डैश इक्वल टू KQ1 Q2, that is K4Q into this magnitude 4Q by 9 divided by 2D by 3 का होल स्क्वायर। 9 और 9 कैंसिल, 2 का स्क्वायर एक 4 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 4KQ स्क्वायर बाई 9, सॉरी डी स्क्वायर, इट इज 4KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। यानी कि ये जो Q का वैल्यू आया है इसके लिए भी इस पे जो फोर्स का वैल्यू इतना ही आ गया, दैट मीन्स इसी वैल्यू के लिए यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी भी एक पे नेट फोर्स जीरो करके और यहां से इस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इन दोनों में से किसी पे भी एक नेट फोर्स जीरो करते तब भी हम लोगों का Q का वैल्यू यही मिलता। तो ये आज की वीडियो में हम लोगों का इतना ही कॉन्सेप्ट, और इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से कितना बनेगा उसको हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं उसमें कोई अगर दिक्कत होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।